एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है वुमेन रोल इन कास्ट एंड कास्ट रोल इन एजुकेशन। वुमेन्स की क्या रोल रही है कास्ट में, कास्टिज्म में, इंडिया में, और कास्ट की क्या रोल रही है एजुकेशन सिस्टम में। दोस्तों हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन डिमांड ये है वीडियो, क्योंकि उन सारे दोस्तों की डिमांड थी सर इस पर वीडियो बनाया जाए, वुमेन रोल इन कास्ट एंड कास्ट रोल इन एजुकेशन, है ना। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था ड्यू टू द रीजंस ऑफ मेरा जो हेल्थ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो आप लोग के सामने नहीं ला रहा था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों व्यूअर्स की डिमांड थी इस पर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो मैं आप लोग के सामने वो वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो उन सारे दोस्तों के लिए, व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीएड कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, डीएलएड या कहीं से भी कोई भी टेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ उसमें बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, जिसमें कास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कास्ट की क्या रोल रही है एजुकेशन सिस्टम में, वुमेन्स का क्या रोल रहा है कास्टिज्म में, आज के सिनारियो के अकॉर्डिंग क्या कुछ चेंजेज आए हैं वुमेन्स की सिचुएशंस में, उन सारे टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। रोल एंड आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कास्ट एंड एजुकेशन क्या होती है, बिगिनिंग ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या थी, उन सारे टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। कुछ हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को भी हम डिस्कस करेंगे विद इन द फ्रेमवर्क एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को। फिर हम कुछ पार्ट सावित्री बाई फुलो की क्या इंपॉर्टेंट रोल रही है, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स आए हैं, वुमेन्स रिफॉर्मर्स कौन कौन थे जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट किए, रिफॉर्म किए, और कास्ट की जो सिचुएशन थी, जो क्रिटिकल सिचुएशन थी, उन सारी चीज़ों को भी उन्होंने इम्प्रूव किया। फिर आयांकली जो थे केरला से बिलोंग करते थे, वो भी एक रिफॉर्मर थे, वो एक दलित लोअर कास्ट के लीडर थे। तो इन सारी चीज़ों को आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, बी आर अम्बेडकर जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे कास्टिज्म पर और कास्ट को कैसे एजुकेशन में लेकर आए, है ना, वो क्या बोलते थे, उन सारे चीज़ों को काका केलकर कमीशन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस तरीके से और भी बहुत सारा, जैसे कि मंडल कमीशन आया था कास्टिज्म बेस्ड एजुकेशन पर बनाएगा, इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आप नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। वो लिंक क्लिक करेंगे, आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें अंत तक। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपकी शेयर, आपकी लाइक मेरे को मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों कास्ट जो है ना, कास्ट एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है, हिंदू सोसाइटी हो चाहे मुस्लिम सोसाइटी हो, जनरली हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर मेजोरिटी किसकी, हिंदुओं की। तो हिंदू सोसाइटी में कास्ट एक इंस्टीट्यूशन है, सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है, ठीक है ना। और जिसमें हम मतलब कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो वुमेन्स और मेन दोनों की लाइफ इसमें एग्जिस्ट करती है, और हम वुमेन्स की लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते, वुमेन्स लाइफ कांट बी इग्नोर्ड, है ना। इंडियन सोसाइटी जो है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में जनरली जो स्ट्रेंथ, मजबूती जो है दोस्तों, स्ट्रांगली पैट्रियार्कियल, यानी पैट्रियार्कियल सोसाइटी, हमारा जो सोसाइटी रहा है हमेशा पुरुष प्रधान सोसाइटी रहा है ना। पैट्रियार्की जो होती है इज अ पार्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्ट करने टोटल आइडेंटिटी हमारे समाज में जो बनाई गई है, वो जनरली पेट्रार्क, मेल बेस्ड सोसाइटी, मेल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जेंडर, क्लास, कास्ट, इन सारी चीज़ों, सारे को मतलब पेट्रार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इन फ्रंट में डालकर, उनको आगे करके इस सारे सिस्टम को
रिफॉर्म मतलब फॉर्म्ड किया गया है दोस्तों, है ना। और जो पावर की अगर इंजॉयमेंट की बात करें तो मेन जो है, मेन जनरली मोस्ट इंजॉय करते हैं पावर को, ठीक है ना। वुमेन्स compliance to structure of caste class is not merely passive but connection, जिसमें वुमेन्स की ज़्यादातर वैल्यू नहीं दी जाती है। वो एक मतलब बैकफुट पर रहती है। उनको हमेशा उनके डिसीजन को, उनकी पावर को, उनकी सोच को हमेशा पीछे रखा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? वुमेन्स की बात कर रहे हैं, है ना। वुमेन जो है इंडिया में अगर बात करें तो उनकी पावर को कंसाइज कर दी जाती है, छोटा कर दिया जाता है ना। वुमेन इन इंडिया ट्रीटेड एज ए इन्फीरियर लोअरली बाय देयर मेल काउंटर पार्ट्स। और इसलिए ये एक चैलेंजिंग जॉब हो जाती है कि वुमेन्स को कैसे आगे लाया जाए, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वुमेन ट्रीटेड सबॉर्डिनेट एंड देयर सेक्सुअलिटी इज कंट्रोल बाय मेन। वुमेन की सारी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है दोस्तों? मेन के हाथों में, है ना। वुमेन्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि समाज में कि वुमेन घर के लिए बनी है ना, और घर के बच्चे को संभालेगी, घर संभालेगी, सेक्सुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है ना। तो इसमें वुमेन्स की ये हो जाती है। इंडिया कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो कास्ट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें सारे लोग होते हैं। A feature make the Indian society highly stratified and hierarchical। जो सोसाइटी है हमारा वो क्या क्या स्ट्रैटिफाइड और हायरार्किकल है दोस्तों। अब इसमें बात करें तो कास्ट और जेंडर जो हाईली कोरिलेटेड, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जेंडर और अब बात करते हैं एक दूसरे से क्या कोरिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखते हैं, दे आर विक्टिम बोथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट इनइक्वालिटी। अगर कोई भी गलत काम होता है तो किसको जिम्मेवारी ठहरा दिया जाता है? हमारे वुमेन्स को, यानी फेलुअर टू डू एंगर देयर कम्युनिटी एंड कैन इवन डस्ट विक्टिम टू बोथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट इनइक्वालिटी। अगर हम बात करें तो जेंडर, जेंडर मीन्स हम मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं दोस्तों। वुमेन्स को मतलब कहा जाता है कि बहुत बैक लोअर पार्ट पर रखा गया है ना। इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो वुमेन्स और मेन में सबसे ज़्यादा वैल्यू मेन को दिया जाता है और कम वैल्यू आपको वुमेन को दी जाती है। लेकिन बात अगर करें कि वुमेन जनरली अगर देखा जाए दोस्तों तो वुमेन को, वुमेन जो होती है सिम्बॉल्स होती है, एक रिप्रेजेंट करती है ऑनर ऑफ देयर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी की ऑनरशिप की, उसकी प्रतिष्ठा को क्या करता है, सिम्बोलाइज्ड करती है। कह सकते हैं कि अगर चेस्टिटी ऑफ वुमेन स्ट्रांगली रिलेटेड टू कास्ट स्टेटस, तो वुमेन्स की चेस्टिटी होती है वो किससे रिलेटेड होती है? कास्ट से, स्टेटस से रिलेटेड होती है। अगर दो दो प्रकार के कास्ट को भी डिवाइड, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। तो अपर कास्ट में अगर हम बात करें तो अपर कास्ट फेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट एवरी स्टेप, यानी हर एक स्टेप पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता है ना। मेन हु कंट्रोल देयर डेस्टिनी, यानी जो मेन होते हैं वुमेन की भविष्य को, वुमेन्स की भविष्य को तय करते हैं। वुमेन्स की सारे चीज़ों को तय करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? किनके हाथों में दे दिया जाता है? मेन के हाथों में दे दी जाती है ना। हायर रैंकिंग कास्ट की अगर बात करें तो मोर सेक्सुअल कंट्रोल वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट। अगर बात करें हायर क्लासेस में, हायर कास्ट जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, उसमें अगर हम बात करें तो ब्राह्मण ब्राइड्स जो होती है, दुल्हन जो होती है, उनको माना जाता है कि वर्जिन होती है, फेथफुल टू वन हस्बैंड, यानी उनको कहा जाता है कि एक हस्बैंड के प्रति उन्हें वफादार रहनी है, वो वर्जिनिटी उनको बरकरार रखनी है ना। एंड सेलिब्रेट इन विडोहुड, अगर विधवा हो जाती है तो उनको दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मतलब ब्राह्मण फैमिली में ऐसे माना गया है, ये कास्ट में माना गया है, ठीक है ना। और लेकिन जो उसी का जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें लोअर फैमिली, जैसे कि स्वीपर जो छोटे कास्ट होते हैं उनकी बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि वो वर्जिन नहीं होते हैं, है ना। वो वर्जिन नहीं होते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बी टॉलरेटेड, मतलब बहुत सारे के साथ उनके अफेयर्स होते हैं, ऐसा मतलब धर्मों में बताया गया है। ऐसा मतलब हमारे बुक्स, बड़े लोग, ऐसा हमारे समाज में वुमेन्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ठीक है ना। तो विडो को डाइवोर्स्ड द मैन इज इनकरेज टू रीमैरी। फिर क्या होता है कि छोटे जातों में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, हस्बैंड की विडो हो जाती है एक महिला, तो उनको फिर से इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है रिमैरी करने के लिए। इस तरीके की उनकी वर्जिनिटी जो होती है वर्जिनिटी वो लूज हो जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ही देखिए डिस्क्रिमिनेशन में कि ब्राह्मण फैमिली जो है वो अपने आप को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि उनकी वर्जिन
जो मतलब वर्जिन होते हैं और लेकिन छोटे कास्ट वाले जो वर्जिन नहीं होते हैं, है ना? तो इस तरीके से बातें कही गई है। तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है ना? वुमेन जो होती है लोअर कास्ट में मोस्ट डिसएडवांटेज लॉट। वुमेन अपर कास्ट आर इंटेल्टेड सर्टेन प्रिविलेज, उनको ज़्यादा मतलब वुमेन अगर छोटे कास्ट और बड़े कास्ट की अगर बात करें तो वुमेन को बड़े कास्ट में ज़्यादा प्रिविलेज दी गई है, किसके कंपेयर में? छोटे कास्ट के कंपेयर में, है ना? तो ये सारी चीज़ ये भी दिखाने की कोशिश की गई है हायर क्लास में, हायर कास्ट में, कि वहाँ पर जो उनकी जो प्योरिटी मतलब सेक्सुअलिटी हेल्प इंश्योर प्योरिटी ऑफ लिनेज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंट, यानी उनको वुमेन्स को प्योरिटी दिखाने की कोशिश की गई है और छोटे कास्ट में इनप्योरिटी दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे रोल एंड आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो देखिए वुमेन की अगर आइडेंटिटी की बात करें तो वुमेन की आइडेंटिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बच्चों को पालना, घर संभालना, जॉब करना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आखिर ये समाज उनको जॉब करने से, इक्वल राइट्स देने से कतरती क्यों है? आखिर ऐसा क्या लगता है कि वुमेन को ये करना गलत है, ये नहीं करेंगे, उन ये वुमेन से नहीं हो सकता है, ऐसा आखिर उन लोग को सोचते क्यों हैं? हमारे समाज के लोग, हमारा समाज क्यों सोचते हैं? तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी क्या है वुमेन्स की? तो वुमेन्स प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द सेंसिटी एंड प्योरिटी, है ना? अगर कह सकते हैं कि वुमेन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्योरिटी को मेंटेन करने में। लीला दुबे की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि ये एक रिफॉर्मर है, रिन्यूड फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वुमेन्स के बारे में बताया कि वुमेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कास्ट में, हमारे सोसाइटी में, और कास्ट बाउंड्री थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फूड। वो क्या करती है कि खाना बनाती है, लोगों को सर्व करती है खाना, अपने बच्चों को देखती है, अपने पति को देखती है, उसके बाद भी वो कभी भी एंगर नहीं होती है। द जॉब ऑफ सेफ गार्ड ऑफ फूड, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीला दुबे कि जो वुमेन की जॉब होती है वो सही से प्यूरिटी, उनके कामों में प्यूरिटी दिखती है, उनके खाना में प्यूरिटी दिखती है। फॉर स्टॉलिंग डेंजर एंड इन ब्रॉड सेंस, उन मतलब वुमेन्स की कह सकते हैं स्टेटस को उन्होंने अच्छे सेंस में दिखाने की कोशिश किए हुए, किन्होंने? लीला दुबे ने। उसके बाद हम बात करेंगे वुमेन प्रैक्टिस अ रिलेशन टू फूड प्ले क्रिटिकल रोल इन द हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट, द प्लेस ऑफ वुमेन एक्टिव एजेंट, यानी वुमेन्स को एक्टिव एजेंट बोला गया है कि वुमेन जो होती है हमारे समाज में एकदम एक्टिव होती है, हमारे फैमिली में एक्टिव होती है। इनकी जो एक्टिवनेस की वजह से इनको काफ़ी प्योरिटी बताया गया है अकॉर्डिंग टू लीला दुबे, इसीलिए हमारे समाज में इनकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन समाज उनको इन फ्रंट पर आने से रोकती है, ये भी प्रॉब्लम रहा है। लेकिन आज के सिनारियो में देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे लोगों ने, समाज ने, सरकार ने उनको आगे आके बढ़ने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दे रही है ना? ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आइडेंटिटी ऑफ वुमेन हो गया कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। कास्ट एंड एजुकेशन की बात करें तो पहले ट्रेडिशनली ये चलते आ रहा है कि एजुकेशन को इंजॉय कौन करेंगे? अपर कास्ट वाले। अपर कास्ट वाले जो होते हैं उनको ही प्रिविलेज दी जाती थी पढ़ने के लिए। आप चले जाइए जैसे कि जो पहले ऋषि मुनि के आश्रम में जो पढ़ाई होती थी, है ना, जैसे कि गुरुकुल जो होता था वो पहले अपर कास्ट वाले लोगों को ही पढ़ाया जाता था। उसमें एंट्री जैसे ब्राह्मण से बिलोंग जो करते थे, क्षत्रिय से जो बिलोंग करते थे, उन्हें ही पढ़ने की मौका दी जाती थी। तो कास्ट और एजुकेशन, तो कास्टिज्म ये भी हो गया कि कास्ट जो लोअर कास्ट से जो बिलोंग करते थे उन्हें पढ़ने को वो एंजॉय नहीं कर सकते थे अपने एजुकेशन को, है ना? ये भी एक प्रॉब्लम थी, है ना? फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंजेज आया, लेकिन ये धीरे धीरे चेंजेज आया, वेरी स्लो पेस। इसकी जो चेंजिंग जो मतलब गति थी, जो स्पीड थी चेंजिंग का, वो बहुत स्लो थी कह सकते हैं। तो कास्ट और एजुकेशन कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड थे, इंटर डिपेंडेंट थे, है ना? बड़े कास्ट वाले अच्छे पोस्ट पर अच्छे चीज़ कर लेते थे, लेकिन छोटे कास्ट वाले रह जाते थे, उन्हें मौका नहीं दी जाती थी पढ़ने के लिए, इसलिए वो क्या होते थे कि गरीब का गरीब ही रह जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो स्लो आया तो उस धीरे धीरे चेंजिंग आया, लेकिन वो स्लो थी। फिर भी देखते हैं बिगिनिंग ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, शुरू में कैसे जो शुरुआत की गई एजुकेशनल रिफॉर्म्स को सुधारने का, तो वो देखते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश कॉलोनियल
जब यहाँ पावर इस्टेब्लिश्ड होता है ना इंडिया में, तो क्वीन जो थे वहाँ विक्टोरिया की जो एलिजाबेथन थी, उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस करने के लिए भेजा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है लेबर लोग काफ़ी अनएजुकेटेड है, और उनको अनएजुकेटेड है इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इंस्ट्रक्ट करने के लिए। उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो तो हमें उन्हें वो समझेंगे नहीं, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे। इस वजह से क्वीन ने ये देखा यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्प्रेडिंग था कास्टिज्म को लेकर, बड़े कास्ट वाले ही पढ़ते थे। उन्होंने देखा कि इसको सुधारना होगा, तो चीप लेबर अगर चाहिए या फिर तो लोगों को एजुकेट करना होगा, समझाना होगा, पढ़ाना होगा, ताकि एक इंस्ट्रक्शन दें तो सारे लोग समझ जाए, बड़े हो या छोटे सब लोग समझ जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिशर्स ने पढ़ाने की कोशिश किया इंडियंस को। लेकिन यहाँ की सिचुएशन को समझने के लिए उन्हें करना क्या था, उन्हें बड़े लोगों से मिलना था। बड़े लोग बोले तो ब्राह्मण्स लोग जो एजुकेटेड थे, जो यहाँ के धर्म ग्रंथ लिखे हुए थे, उनसे मिलना था। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े जो प्रिविलेज दिए, मतलब ज़्यादा अधिकार किनको दिए, बड़े लोगों को, ब्राह्मण लोगों को, क्योंकि उनसे ही काम लेना था। लेकिन छोटे लोग को भी ये चाहते थे पढ़ाना। तो काम बड़े बड़े पोस्ट पर किसको अपॉइंट किए गए, ब्राह्मण्स को अपॉइंट किया गया, ताकि वो चीज़ों को संभाल सके और उसी के हेल्प से छोटे कास्ट वाले छोटे लोग क्या हो सके, पढ़ सके। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े लोगों को बड़े पोस्ट पर बैठाया और इंग्लिश को स्प्रेड किया, और सारे लैंग्वेज इंग्लिश में ही, मतलब कह सकते हैं, टीच करवाने लगे, आगे पढ़ाने लगे। तो इससे ये बेनिफिट हुआ कि बड़े लोग तो पहले तो बड़े लोग छोटे लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं देते थे। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया कि बड़े लोग को पोस्ट पर बैठा दिया, ब्राह्मण्स को बड़े पोस्ट पर बैठा दिया। उससे छोटे लोग को हेल्प हो रहा है, स्लो ही हेल्प हो रहा है, लेकिन हेल्प होने लगा। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा बड़े लोगों को कि सारे लोगों को एजुकेट करना है, पढ़ाना है, शिक्षा देना है, और सबको एडमिशन लेनी है। ये सारी चीज़ें बात कही गई है ना। तो ये सारे धीरे धीरे रिफॉर्म होने लगा। इसको लेकर बहुत सारे मूवमेंट भी चलाई गई है ना, बहुत सारे पॉलिसी लाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद कास्ट रिजर्वेशन को लाया गया, ताकि छोटे कास्ट को रिजर्वेशन मिला जाए। मान ले तुम कम नंबर भी लाएंगे तो पास हो जाएंगे, ज़्यादा कोटा उनको डाला गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनको प्रमोट किया जाए, उन्हें बढ़ाया जाए, रिजर्वेशन इन एजुकेशन ये लाया गया, ठीक है ना। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, धीरे धीरे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ गया है ना। इंग्लिश मेन के द्वारा 19th सेंचुरी में ये सब रिफॉर्म चलाया गया है ना। शूद्र, वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इन दिस कंट्री इंटर द पोर्टल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। किन के लिए चलाया गया था, शूद्र के लिए, वुमेन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, इन सारे लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए चलाया गया मूवमेंट, ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए, और साथ ही साथ बहुत सारा चीज़ें की जाए। द एंट्री ऑफ पर्सन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट इनटू अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। अब बात करें कि सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन की बात करें, छोटे जात को पढ़ने की बात करें, तो छोटे जात सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन में एंट्री किए 1856 में, 1856 में शेड्यूल कास्ट को एंट्री मिला पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जून 1856 डैश शेड्यूल कास्ट अप्लाइड फॉर एडमिशन इनटू अ गवर्नमेंट स्कूल, है ना। वो कहाँ पर, जून 1856 में धरवार नाम के एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पर मतलब फर्स्ट एंट्री मिलता है शेड्यूल कास्ट को पढ़ने के लिए, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, ठीक है ना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉज फोर्स टू फॉर्मुलेट एजुकेशनल पॉलिसी। जो डायरेक्टर थे बोर्ड के, उन्होंने एजुकेशनल पॉलिसी लाए, उनको फॉर्मुलेट किया, बनाया। उस एजुकेशन पॉलिसी लाने का एक इंटेंशन था कि सारे बच्चों को, चाहे कोई भी कास्ट से हो, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, है ना। इस तरीके से उन्होंने पॉलिसी बनाई, जिसमें स्कूल आर मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, द क्लासेज ऑफ इट्स सब्जेक्ट, जिसमें क्लासेज गवर्नमेंट के द्वारा, रूल्स, स्कूल के डिसिप्लिन, सारी चीज़ों को मेंटेन किया गया, ठीक है ना। टू बी गिवन एडमिशन विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, रिलीजियस और रेसेज, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव से, बिना किसी जाति के भेदभाव से, बिना किसी कलर के रेसिज्म के भेदभाव से क्या किया गया, इसमें एडमिशन पॉलिसी में डाला गया कि एडमिशन होगा बच्चों को, ठीक है ना।
वो पॉलिसी जो था स्ट्रेंथ पावर में आता है ना, कास्ट डिजेबिलिटी रिमूवल, जिससे क्या ये पॉलिसी बाद में क्या मतलब इसको 1857 में मजबूती में लाया जाता है, ताकि उससे क्या हो सकता है जो कास्टिज्म में डिस्क्रिमिनेशन जो फैला हुआ है, डिजेबिलिटी फैला हुआ है, उसको ख़त्म किया जा सके। विच रिमूव सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटी सफर्ड बाय वीकर सेक्शन, यानी वीकर सेक्शन जो सफर्ड हो रहे थे अपर सेक्शन वाले से, हायर कास्टिज्म वाले से, उनसे वो सफर्ड ना हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉलिसी लाई। ये तो शुरुआत छोटे पैमाने पे हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैसिव मैसिव इवेंट बन गया, बहुत बड़े इवेंट बन गया, है ना। और इससे जो मार्जिनलाइज जो सेक्शन हो रहे थे, मार्जिनलाइज मतलब जो विलुप्त हो रहे थे, हास्याकरण जिनकी हो रही थी जो कास्ट की, उनको बचाया गया, ठीक है ना। द डिमांड ऑफ एंट्री, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जब एजुकेट होने लगे छोटे कास्ट में, तो द डिमांड एंट्री इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फर्स्ट स्टार्टेड इन द साउथ। तो धीरे धीरे अपनी स्टेटस को बढ़ाने के लिए डिमांड बढ़ने लगी, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मांग करने लगे कि भाई अब इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए। तो ये शुरुआत साउथ में सबसे पहले होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है? साउथ में। द सदर्न स्टेट इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ये सारे तमिलनाडु हो गया, इन सारी जगहों पर ये सारी चीज़ें इक्वालिटी की मांग होने लगे, ठीक है, समझ में आ रही है। सोशल जस्टिस ड्यू टू द पायनियरिंग वर्क, तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स आए जो एजुकेट हो गए, बहुत सारे जो लोग हुए निकल कर आए, छोटे जात को पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे कास्ट को पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें आगे बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके उनकी उनकी स्टेटस को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे निकल कर आते हैं। जैसे ब्रह्मा नायडू नाम के, उनके द्वारा बहुत सारे पॉइनरिंग इम्पॉर्टेंट वर्क किया गया, किसके? कास्टिज्म को लेकर, उनके एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वुमेन्स की स्थिति को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, इस सब को लिए इन लोग सामने आते हैं रिफॉर्मर के रूप में। श्री नारायण गुरु करके आते हैं, फिर ज्योतिबा फुले आती हैं, सावित्री बाई फुले आते हैं, अयंकली, ये सारे बहुत सारे रिफॉर्मर बाहर आते हैं निकल कर, V.R. अम्बेडकर जी आते हैं, सारे बाहर निकल कर आते हैं और रिफॉर्म करते हैं, सुधार करते हैं समाज में, है ना। और सुधार भी होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एजुकेट जब हो जाते हैं, शिक्षित जब हो जाते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधार होने लगती। जैसे हम बात करेंगे सावित्री बाई फुले की बात करेंगे, तो सावित्री बाई फुले जो थी, इनका जो जन्म 1831 और इनकी जो डेथ हुआ था 1897, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। कहाँ से बिलोंग करती थी? महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। और ये फर्स्ट, सावित्री बाई फुले के बारे में अगर हम बात करें, तो सी वॉज द फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस ऑफ द कंट्री, यानी फर्स्ट प्रधानाध्यापक किसी स्कूल की बनी थी, है ना। इनके द्वारा जो स्कूल खोला गया था, फर्स्ट स्कूल जो गर्ल्स के लिए खोला गया था, ये कहाँ पर खोला गया था? पुणे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव लेवल में भी, और सीटेट एस्टेट KVS वगैरह में भी। यहाँ से किन्होंने सबसे पहले गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था? तो सावित्री बाई फुले ने पुणे में गर्ल्स के लिए स्कूल खोली थी, और वो उस स्कूल के वो हेड मिस्ट्रेस बनी थी, फर्स्ट वुमेन हेड मिस्ट्रेस थी इंडिया की, ठीक है। सी डोवेड, इन्होंने अपनी लाइफ जो है ना, क्षुद्रों के एजुकेशन के लिए, एंटी, चाहे वो क्षुद्र से बिलोंग करते हो या फिर एंटी क्षुद्र बिलोंग करते हो, सारे के लिए अपने लाइफ डिवोटेड कर दिए, लाइफ जीवन समर्पित कर दिए, ताकि वो पढ़ सके, जो भी पिछड़ा हुआ है वो बच्चा पढ़ सके, है ना। सी स्टार्टेड नाइट स्कूल फॉर, इन्होंने अपने और भी अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि रात में स्कूल स्टार्ट की इन्होंने रात में स्कूल स्टार्ट करने के पीछे मेन इंटेंशन था कि जो काम काज करने वाले, जैसे किसानी, पहले तो लोग एग्रीकल्चरल फार्मर ज़्यादा होते थे ना, एग्रीकल्चरिंग का वर्क ज़्यादा करते थे, तो एग्रीकल्चरल वर्क को दिन में निपटाएंगे तो रात में वो पढ़ेंगे। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे और लेबरर्स ग्रेड के होते थे, दिन में काम करते थे, अपने फैमिली के लिए भोजन जुटाते थे। इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि रात में अगर इन लोगों को कुछ देर पढ़ाया जाए तो ये शिक्षित हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने नाइट स्कूल भी ओपन की थी। फिर धीरे धीरे इनकी 97 में इनकी मृत्यु हो जाती है, प्लेग के वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना।
उसके बाद हम बात करेंगे अयंकली की बात करेंगे। तो अयंकली का जो जन्म हुआ था केरला में हुआ था दोस्तों, और केरला में कब हुआ था? 1863 में हुआ था अयंकली, और इनकी डेथ जो हुई थी 1914 में हुआ था। अयंकली जो थे वो दलित कास्ट और लोअर कास्ट के क्या थे? लीडर थे, है ना। इन्होंने अपनी एफर्ट से दलित को क्या आज़ादी दिलवाएं। उन्होंने फ्रीडम टू वॉक ऑन पब्लिक रोड, है ना। एंड दलित चिल्ड्रन वेयर अलाउड टू ज्वाइन स्कूल, और दलित के लिए, लोअर कास्ट के लिए स्कूल में एडमिशन, स्कूल में अलॉट, पहले अपर कास्ट वाले की वर्चस्व ज़्यादा होती थी, स्कूल में उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दी जाती थी, एडमिशन नहीं होती थी। तो इन सारे चीज़ों के लिए उन्होंने रोड पर आए, दलित के नेता बने, और उनको उनको आगे बढ़ने में मौका दिया। उन्होंने उन्होंने ये सारी चीज़ें की, दलित को स्कूल में एंट्री दिलवाया, उन्होंने दलित और छोटे लोअर कास्ट में बहुत काम किया उन्होंने, ठीक है ना। ये अयंकली जो थे ये केरला से बिलोंग करते थे, ठीक। धीरे धीरे और भी लोग आते हैं निकल कर सामने, और जैसे कि 25 जुलाई 1921 को अगर हम बात करें, डी डी घोलैप जो थे, अ मेंबर इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, है ना। इन्होंने एक मूव्ड अ रिजोल्यूशन लाया फॉर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, मतलब प्रॉमिस किया, रिजोल्यूशन लाया कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए फॉर कास्ट ग्रुप दैट वेयर ट्रीटेड एज अनटचेबल, उन सारे के लिए जो अनटचेबल यानी जो अछूआछूत वाले जो कंडीशन से सफर्ड है, जो लोअर कास्ट से सफर्ड है, जो SC ST से सफर्ड है, उन सारे के लिए इन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। पहले ये लोअर कास्ट के लिए ही लाया गया था। फिर बहुत सारे दलित मूवमेंट स्टार्ट होती है, जैसे कि आद धर्म मूवमेंट पंजाब में स्टार्ट होती है, एजुकेशन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड। कब होती है? 1926 में होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अंबेडकर ने मूवमेंट स्टार्ट किया महाराष्ट्र में, है ना। इन्होंने महार एक कास्ट थे, इन्होंने ये जो अंबेडकर थे वो महार जाति से बिलोंग करते थे, एक्चुअली महार जाति से बिलोंग करते, और ये MP, इनकी जो जन्मभूमि थी वो मध्य प्रदेश था, लेकिन वहां से वो शिफ्ट कहाँ कर गए? महाराष्ट्र में शिफ्ट कर गए। तो कहा जाता है कि महार जाति के लिए इन्होंने क्या किया? एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। महार जाति जो क्षुद्र जाति में ही आता है दोस्तों, तो विच हैड ऑर्गेनाइज, ऐसा स्टोरी है इनके बारे में कि इनको जब ये पढ़ते थे तो इनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था बेंच पर। इनके फ्रेंड टीचर गेट के बाहर इनको रहने की विवश कर दी जाती थी। लेकिन ये पढ़ने में इतने तेज थे, इतने शार्प माइंडेड थे दोस्तों, कि इनकी जो रिस्ट्रिक्शन, जो ऑब्जेक्शन, इनको कोई हिंड्रेंस नहीं करता है, और ये द्वार पर बैठकर, स्कूल के गेट पर बैठकर, क्लास के गेट पर बैठकर ये पढ़ लेते हैं टीचर की आवाज़ को सुनकर, और स्कॉलरशिप भी मिलता है उस समय उनके महाराजाओं के द्वारा, और फिर वो ब्रिटिश चले जाते हैं। तो महार जाति के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं और स्टार्ट करते हैं 1924 में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट, बंगाल में भी एजुकेशन कास्ट को लेकर क्या हुआ? स्टार्ट होता है, जिसका नाम था नमाज शूद्र मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। आदि द्रविड़ा मूवमेंट जो हुआ था तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। आदि आंध्र मूवमेंट जो हुआ था आंध्रा में हुआ था। इस सारे जो थे, ये जो आदि आंध्रा मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ये 1970 में हुआ था। तो इस प्रकार के बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट होता है, दलित, जिसको दलित मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और स्पेशली ये मूवमेंट हुआ था एजुकेशन के लिए, कास्ट, मतलब एजुकेशन, जो कास्ट में अपर कास्ट वाले ही सिर्फ इंजॉय करते थे एजुकेशन को, इसी को लेकर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। उम्मीद करते हैं। बने रहे मेरे साथ, और वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो जरूर शेयर करें दोस्तों को, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, धीरे धीरे हिस्ट्री अगर देखें तो कास्ट रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, फिर उसके बाद जस्टिस पार्टी की गठन की जाती है 1926 में। धीरे धीरे और भी अच्छे से सुधार होने लगता है, ठीक है ना। तो ये कास्ट रिजर्वेशन जो पॉलिसी लाया जाता है ये जस्टिस पार्टी के द्वारा लाया जाता है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, मतलब इससे पहले ऐसा कोई भी रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई थी, है ना। और ये कह सकते कास्ट वाइज रिजर्वेशन जो था ये पब्लिक अपॉइंटमेंट की जाती है 1926 में, इसमें मतलब गठन की जाती है। अब बात करते हैं अगस्त 1943 में B.R. अम्बेडकर ने सिक्योर्ड 8.3% रिजर्वेशन फॉर अनटचेबल, इन्होंने सिक्योर्ड कर दिया 8.3% अनटचेबल के लिए, ठीक है ना। B.R. अम्बेडकर जैसे कि ये कब
जब इन्हें ड्राफ्टिंग कमीशन की क्या बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है। तो बी आर अम्बेडकर जो थे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय में इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेड अ सेमिनल रोल इन ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यूएबल ग्रुप सच एज, इन्होंने सभी जो छोटे कास्ट जो बिलोंग करते थे उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देने की बात हुई। तो इन्होंने एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए एक एक मतलब वैल्यूएबल क्या किया, वैल्यूनरेबल ग्रुप बनाई और उनके लिए अच्छा काम किया इन्होंने। अंबेडकर विश्वास करते थे कि दोज ग्रुप विच हैड सफर्ड deprivations for century needed to given special opportunity of upward social mobility। इनको मानना था कि जो सफर्ड होते आ रहे हैं हजारों सालों से, वो अपनी हक की लड़ाई एजुकेशन से लड़ सकते हैं। वो आगे अगर वो बढ़ सकते हैं तो एजुकेशन ही एक ऐसी वेपन्स है जिसके वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन एक ऐसा ब्रिज था, जो गैप समाज में जो गैप को पाटा जा सकता था। रिजर्वेशन शुरू में ये नहीं, इन्होंने रिजर्वेशन ये पर्पस से दिया था दोस्तों कि उस गैप को पाटा जा सके, है ना। जो ब्रिज थी, जो गैप थी समाज में छोटे और बड़े के बीच में, छोटे कास्ट और बड़े कास्ट के बीच में, उसको ब्रिज का काम करेगा ये रिजर्वेशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के प्रावधान लाई गई थी। ठीक, आज के नोशन की बात करें, आज के सिनारियो की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में ये चीज़ें बात कही गई है कि जिसमें सारे बच्चे, चाहे वो डिजेबल्ड हो, चाहे किसी रिलीजियस, किसी कास्ट, चाहे कोई भी रेसिज्म, ऐसा किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी है, सबको समावेश करना है, शिक्षा को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, एजुकेशन को लेकर सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद सुधार होते चला गया, आरटी आया, राइट टू एजुकेशन आया, एक्ट इम्प्लीमेंट होता है 2010 में, जिसमें बात कही गई है कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। बच्चों को जैसे कि बात ये पास किया गया था 2009 में, ये एक्ट आरटी एक्ट जो था 2009 में आया, और जब ये इम्प्लीमेंट होती है 1 अप्रैल 2010 को। इस एक्ट में इसको क्या किया गया, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया 21A में, और इसमें बोला गया कि जो बच्चे 6 से 14 साल के एज के होंगे उन सारे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना। और यहाँ पर एवरी स्कूल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ बोला गया कि 25%, जी हाँ दोस्तों, 25% जो रिजर्वेशन कोटा प्राइवेट स्कूल में रिजर्व रखनी है ना। प्राइवेट स्कूल में सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के तहत ये बात कही गई दोस्तों कि 25% रिजर्व करना है कोटा को, जो छोटे कास्ट से, जो स्पेशल कैटेगरी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 25% रिजर्व किया गया कोटे को। सेक्शन 12 ये कहता है कि स्टेट द 25% ऑफ द सीट प्राइवेट स्कूल हैव टू सेट अपार्ट चिल्ड्रेन डिसएडवांटेज ग्रुप्स। डिसएडवांटेज ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं, जो SC हो गए, ST, उनको लिए 25% जो है आपका कोटा रखना है। बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुधार होती है समाज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कास्टिज्म में। तो इस तरह से एजुकेशन का रोल, कास्ट का कैसे किस प्रकार से एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इस सारे टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो इनकी जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी बात करें तो ही वॉज वन ऑफ द पॉइनियर ऑफ द मूवमेंट ऑफ इम्पैनिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। जो बैकवर्ड पिछड़े हुए जो क्लास थी, उस क्लास के बहुत बड़े लीडर थे। इनको बहुत तरह का टॉर्चर किया गया था बचपन में, बड़े क्लासेस के द्वारा, बड़े कास्टों के द्वारा। इस वजह से इन्होंने सोचा कि अपने जो जाति के लोग को है वो शिक्षित करेंगे और उनके लिए मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि अपने राइट्स को समझ सके। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन भी बनाए गए थे दोस्तों, इसलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ही वॉज वन ऑफ द व्यू डैट इनकी जो व्यू थी उन सारे में से इनकी भी एक व्यू थी। जो व्यू इनका था, इनका स्टेटमेंट था कि द बैकवर्ड क्लासेस हैव कम टू रियलाइज दैट आफ्टर ऑल एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट material benefit for which they can fight. We may forego
material benefits. We may forego material benefits of civilization, but we can't forego our right and opportunity to reap and benefit of the highest education to the fullest extent. That the importance of the question from the point of view backward classes who have just realized that without education their existence is not safe. मिला जुला के इनको कहने का मतलब ये था कि एजुकेशन एक ऐसे वेपन्स है कि जिससे आप पूरी समाज में अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो। अगर आप एजुकेशन एग्जिस्ट करते हो, एग्जिस्टेंस एक्वायर्ड करते हो, तो आपके लिए वो आपकी इम्प्रूवमेंट का वो सबसे बड़ी एक वे होगा। आप एजुकेशन से अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। सही बात भी है, एजुकेशन एक ऐसे वेपन्स है, वे है जिससे हम अपने आप को, समाज को, सबको सुधार सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा गया, इन्होंने ये भी कहा कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो समाज में सेफ नहीं है, एग्जिस्टेंस इज नॉट सेफ विदाउट एजुकेशन। तो इनकी स्टेटमेंट यही थी, ठीक है। आई होप इस समझ में आ रही है करी। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा चला जाएगा दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मेरा थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाता है, पॉइंट ये हो रहता है कि मैं सारे पहलू को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, सारे कंटेंट को डालने की कोशिश करता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाता है। लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे लोग 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन एजुकेशन एक ऐसे चैनल होती है दोस्तों जहाँ पर 5 मिनट में 10 मिनट में अच्छी चीज़ें से क्या दे सकते हैं, नहीं हो पाता है। तो वही होगा, फिर वन लाइनर चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ पर चीज़ें आप समझ लो, अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। इसके लिए अब एजुकेशन को समाज, जैसे कि कास्ट की कैसे एजुकेशन में और कैसे छोटे जातों को कैसे एजुकेशन में उनके वर्चस्व को, उनके अस्तित्व को बढ़ाया जाए, इसको लेकर बहुत सारे कमीशन आए। जैसे उसमें से काका केलकर कमीशन था। काका केलकर कमीशन जो था ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई है ना, जिसमें आर्टिकल 15 और 341 है ना। इट वाज अपॉइंटेड, ये अपॉइंट की गई थी 1953 में। इनका रिस्पेक्टेड गांधीयन काका केलकर, जो किनके नाम पर, गांधीयन काका केलकर, इन्होंने चेयरमैन इनको बनाया गया था। द रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट जो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया 1955 में, है ना। तो अपॉइंट ये काका केलकर कब बनाया गया, 1953 में। इन्होंने पूरी इस पर रिसर्च कर जो आपका रिपोर्ट था वो सबमिट किया 1955 में। इनका चेयरमैन का नाम था काका के गांधीयन काका केलकर। इट इज़ लिस्टेड 2399 कम्युनिटी, इन्होंने 2399 कम्युनिटी को इन्होंने बताया, लिस्टेड किया एज अ बैकवर्ड, विथ 837 ऑफ बीइंग क्लासिफाइड एज मोस्ट बैकवर्ड। द कमीशन रिकमेंड रिजर्वेशन ऑफ जॉब इन गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इन्होंने, इस कमीशन ने ये बताया, रिकमेंड किया कि जॉब में रिजर्वेशन देना है, गवर्नमेंट जॉब में, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेज, जो बैकवर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी रिजर्वेशन देनी चाहिए, इन्होंने बताया काका गांधीयन काका केलकर जी ने। द कमिटी ने ये भी रिकमेंड किया कि कमिटी हाउएवर वाज अ फेल्योर ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर ये फेल्योर हो जाता है, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, कमिटी के बीच में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में सहमति नहीं बन पाती है, जिस वजह से क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। दिस लेड इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटिंग देयर ओन बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, ड्राइंग आउट लिस्ट बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक अपॉइंटमेंट। लेकिन ये मतलब फेल होने की वजह से ऐसा नहीं कि यहीं पर रुक जाता है चीज़ें, फिर आगे इसी में छुपा होता है मंडल कमीशन का बीज, और यहाँ से मंडल कमीशन का जन्म होता है। फिर से एक कमीशन की गठन की जाती है जिसका नाम था मंडल कमीशन। तो अब देखते हैं कि मंडल कमीशन में क्या कहा गया। 1978 यानी 1978 में जनता गवर्नमेंट अपॉइंट होती है। कौन सा गवर्नमेंट? जनता गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड द सेकेंड ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। यानी जनता जो गवर्नमेंट बनते उनके उन्होंने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में, प्रेसिडेंसी में इस कमीशन को गठन की जाती है, और इस कमीशन का जो चेयरमैन होते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए इसका नाम मंडल कमीशन पड़ा।
इसको मंडल कमीशन भी कहा गया। और पॉइंट अंडर द उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर थे उस मोरारजी देसाई, इनको मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस कमीशन का आइडेंटिफाई करना था, ओबीसी को आइडेंटिफाई करना था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कितने हैं। तो 1980 में पब्लिश्ड होती है ये रिपोर्ट को, जिसमें बताया जाता है कि 3428 कम्युनिटी इन द ओबीसी कैटेगरी, यानी 3428 कम्युनिटी है ओबीसी कैटेगरी में, और 54.4% जो है ये कंट्री के पॉपुलेशन, यानी ओबीसी की जो परसेंटेज है 54.4% है इस इंडिया में। बात समझ में आ रही? सबसे ज्यादा अगर बात करें तो किसकी पॉपुलेशन हुआ 54.4, यानी ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का। मंडल कमीशन रिकमेंड करते हैं कि देयर शुड बी एम्प्लॉयमेंट कोटा इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो कोटा है वो देना है, इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग विच रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन वन फॉर्म द अदर एंड रिजर्व प्लेस इन हायर एज। इन्होंने भी वही चीज बात कही, काका केलकर कमेटी की बात कही, रिजर्वेशन की बात कही गई, कि इन्होंने भी यही चीज़ कहा कि भाई जो हायर एजुकेशन सिस्टम वहाँ भी रिजर्वेशन देना है, और जो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी जनरली बात कही गई थी कि यहाँ पर पिछड़े हुए लोगों को, ओबीसी को क्या देना है, रिजर्वेशन देना है, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने की बात कही। कितना परसेंट बात कही गई ये नहीं बताया गया, लेकिन बाद में ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कितना परसेंट देना है नहीं देना है ना। तो आगे देखते हैं इसमें। According to commission report, reservation were the tune of 27% of the OBC। कितना बात कही गई? 27%। In addition to 22.5% जॉब कोटा सीट एंड हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन वेयर ऑलरेडी इन प्लेस SC एंड ST। The figure of 27% arrived at the Supreme Court limited total reservation of proportion lesser than 50%, है ना। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी मतलब इसमें इंटरफेयर करती है और लिमिट कर देती है टोटल रिजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लेसर देन, जो 50% से कोई भी रिजर्वेशन दो वो क्या होना चाहिए, 50% से कम, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 50% बिना रिजर्वेशन वाले को रखो और रिजर्वेशन वाले को 50% से कम होनी चाहिए। ड्यू टू द चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन 90, फिर गवर्नमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है 1979। मंडल कमीशन रिपोर्ट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंट, इस वजह से मंडल कमीशन का रिपोर्ट क्या नहीं हो पाता, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। 1989 में जनता दल केम टू पावर द लीडिंग पार्टी, 1989 में फिर से जनता दल एक लीडिंग पार्टी के रूप में आता है, और इन अ नेशनल कोएलिशन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टर्म प्राइम मिनिस्टर, उस समय वीपी सिंह बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, वीपी सिंह। ही अनाउंस द प्लान ऑफ इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन, इन्होंने इस प्लान के अनाउंस किया और मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने की बात कही, है ना। और सिग्निफिकेंस इंक्रीजिंग कोटा इन पब्लिक सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो कोटा है पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को लेकर उसको इंक्रीज करने की बात कही गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लासिफाइड ओबीसी मंडल कमीशन। द अनाउंसमेंट लीड अ वायलेंट रेजिस्टेंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इट, जिससे क्या हो गया कि अब इंडिया के अलग अलग जगहों पर वायलेंस एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, है ना। मारधार काट जलाओ स्ट्राइक, इस सारी चीज़ें वायलेंस रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई, इंक्लूडिंग सीरीज ऑफ वाइडली पब्लिश सेल्फ इमोलेशन ऑफ अपर कास्ट स्टूडेंट, है ना। ये सब कौन कर रहे थे, अपर कास्ट वाले स्टूडेंट्स कर रहे थे। विद द कमिंग टू पावर ऑफ कांग्रेस, फिर से कांग्रेस आ जाती है, मनमोहन सरकार के प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है 2004 में। देयर वेयर ऑल्सो प्रपोजल्स टू एग्जिस्टेंड द कोटा एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब एंड सर्टन प्रिविलेज इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन। April 2008, Supreme Court upheld the Mandal Commission recommend that 27% seat government funded institution। लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है, 27% रिजर्वेशन दे दी जाती है गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशन में। प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट भी रिजर्व फॉर ओबीसी, रिजर्व कर दी जाती है। इस तरीके से समाज में सुधार का लाया जाता, कमीशन लाकर बहुत सारे रिफॉर्म। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ओवरऑल कि वुमेन्स की रोल क्या रही कास्ट में, और कास्ट की रोल एजुकेशन में क्या रहा, कैसे कैसे सुधार होता है, किस प्रकार से कास्टों को कास्ट की रिजर्वेशन देकर उन्हें एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है।
तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन डिस्क्रिप्शन, आप बॉक्स में लिख सकते हो। कुछ क्यूरी है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। अब आई होप अब डेली वीडियो में डालूंगा क्योंकि मेरी तबीयत अब पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा।